हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 5 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऑफ कोर्स जजमेंट्स तो सीआरपीसी के अंदर ही आए थे, बट बीएनएसएस के लिए भी एब्सोल्युटली रेलेवेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। तो डिस्कस करते हैं 5 लैंडमार्क जजमेंट्स, राइट। सो ये लैंडमार्क जजमेंट्स की एक तरीके से विल ट्राई टू कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज वीडियोज़ फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसमें हम थोड़े थोड़े लैंडमार्क जजमेंट्स हर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी जजमेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्लैट पीजी के लिए भी और एलिट पीजी के लिए भी। उन सब जजमेंट्स को हम, उन सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को हम इन वीडियोस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जल्दी से जाके तुम्हारे उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लैट पीजी और एलिट पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो यार। आई मीन it's already too late if you have not subscribed till now. Okay, before moving ahead, let me again inform you about this coupon code, which is LEACYT. ये coupon code use करके you can grab 10% off on all our courses. हमारे courses explore करने के लिए you can go to www.toprankers.com and this is our calling number. अगर interested हैं तो इस पर call कर सकते हैं. We have courses for LLM entrance exams, UGC NET and government law officer exams. Okay, so the first case for today is State of Haryana versus Bhajanlal. State of Haryana versus Bhajanlal is a very landmark judgment related to inherent powers of the High Court. हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, वो पावर्स किस एक्सटेंट तक यूज़ की जा सकती हैं और कब उन पावर्स को यूज़ किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड 7 गाइडलाइंस इशू करी गई थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के जजमेंट में। इस पर्टिकुलर केस में एक पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे और फिर अल्टीमेटली इन चार्जेस को या इस केस को हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर, मतलब कॉग्निजेंस लेने से पहले ही चार्जेस जो बने थे तभी इसको क्वॉश कर दिया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ था कि क्या हाई कोर्ट एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को प्री ट्रायल स्टेज पर क्वॉश कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो कब कर सकता है। दिस जजमेंट वाज गिवन बाय अ डिवीजन जज बेंच व्हिच वाज ऑफ एसआर पंडियन, जस्टिस एसआर पंडियन एंड जस्टिस के जयचंद्र रेड्डी। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में 7 गाइडलाइंस इशू करी गई जिसमें ये डिस्कस किया गया कि कौन सी सिचुएशंस में प्री ट्रायल या प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए किसी भी एफआईआर को क्वॉश कर सकता है। तो पहली बोली गई कि इफ़ एफआईआर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस प्राइमा फेसाई, अगर लगता है कि एफआईआर में कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं दिख रहा है। सेकेंड, इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिखाती है, सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रही है। डिस्क्लोजेज नो ऑफेंस अगेंस्ट द नेम्ड अक्यूज, जो अक्यूज है उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं दिख रहा है हमको एफआईआर में। एलिगेशंस जो एफआईआर में है वो अब्सर्ड हैं या अनरीजनेबल हैं। एक्सप्लिसिट लीगल बार टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अगेंस्ट द अलेज्ड पर्सन, वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट एफआईआर है ही इज़ अ प्रोटेक्टेड पर्सन, इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करना या इसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना परमिसिबल नहीं है अंडर लॉ। प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड विथ मैलाफाइड इंटेंशन टू टेक रिवेंज और टू सैटिस्फाई ग्रज। एफआईआर पढ़ के ही पता चल रहा है कि रिवेंज लेने के लिए या ग्रज सैटिस्फाई करने के लिए ये एफआईआर फाइल करी गई है। एंड द इनहेरेंट पावर इज एप्लीकेबल व्हेन द पुलिस ऑफिसर without any order from the magistrate starts investigating a cognizable offence under section 156 subsection 1, but the inherent powers will not affect the investigation of a non-cognizable offence ordered by a magistrate under section 155 subsection 2। तो ये inherent power वहाँ भी applicable है अगर magistrate के order के बिना पुलिस ऑफिसर ने investigation initiate कर दी है, तो उस सिचुएशन में भी इस इनहेरेंट पावर का यूज़ करके हाई कोर्ट एफआईआर को क्वॉश कर सकता है, राइट। सो दिस इज़ लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट रिलेटिंग टू इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। और इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट को एक्सरसाइज करके हाई कोर्ट कब एफआईआर क्वॉश कर सकता है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई थी आपके स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के जजमेंट में।
The second landmark judgment for today is of course Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh. This is a very important judgment related to section 154 of CRPC, which is now 173 of BNSS. ठीक है, अब ये 173 of BNSS हो चुका है, पहले 154 of CRPC था, which is basically FIR. ठीक है, information as to commission of cognizable offences दी जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर केस. ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है? इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रजिस्टर एन FIR? इस केस में क्या हुआ था, ललिता कुमारी वॉज अ माइनर गर्ल, शी वॉज अलेजेडली किडनैप्ड और इसकी फैमिली ने बहुत बार FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश करी बट पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं करी. ठीक है, फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया इस बात पे कि क्या पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी है टू रजिस्टर FIR अगर पता चल रहा है दैट द ऑफेंस इज़ अ कॉग्निसेबल ऑफेंस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, presently 173 of BNSS if the information discloses a cognizable offense. अगर देखते साथ ये पता चलता है कि ये एक cognizable offense है, in that situation it is mandatory for the police officer to register the FIR. It ruled that a preliminary inquiry is not required in cases where information clearly indicates a cognizable offense. और यहाँ पे ये बात भी की गई कि क्या FIR रजिस्टर करने से पहले कोई preliminary inquiry की जानी चाहिए, और उससे रिलेटेड ये बोला गया कि अगर प्राइमा फैसा दिख रहा है कि एक cognizable offense है तो कोई preliminary inquiry नहीं की जाएगी. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ उन सर्कमस्टांसेस में की जाएगी जहाँ पर ये कन्फ्यूजन है दैट वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट. ठीक, क्लियरली बोला गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन से केसेस में अलाउड होगी. तो हमेशा अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट है, कोई कमर्शियल ऑफेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, करप्शन का केस है, या कोई ऐसा केस है जिसमें अब नॉर्मल डिले हुआ है FIR फाइल करने में, इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल बी अलाउड. अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा रही है देन इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 7 days. तो ओरिजिनली ललिता कुमारी के जजमेंट में था कि 7 दिन के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, बट लेटर ऑन 5 मार्च 2014 को एक एडिशनल अडेंडम इशू किया गया जिसमें डिक्लेयर किया गया कि ये 7 days को एक्सटेंड करके 15 days किया जा रहा है, और एक्सेप्शनल केसेस में अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है तो इसको इंक्रीज करके 6 weeks भी किया जा सकता है ऑन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रीजंस फॉर दिस. और ये जो डिले है, ये जो एक्सटेंडेड टाइम है फॉर इंक्वायरी और फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इसके जो भी रीजंस हैं will be entered by the police officer in their general diary. The scope of such an inquiry is only to determine whether information reveals a cognizable offense. इस इंक्वायरी का पर्पस क्या है? इस इंक्वायरी का पर्पस सिर्फ ये पता लगाना है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑल ऑफ दिस विल बी रिकॉर्डेड इन दी जनरल डायरी. इज दिस क्लियर? ठीक है, या सो आउट ऑफ माई हैबिट, आउट ऑफ मी टेकिंग क्लासेज, आई हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग इज दिस क्लियर, or and that is the reason why I said it right now also. So moving to the third judgment, which is Arnesh Kumar versus State of Bihar. This judgment was given by a 3-judge bench, which is Justice Chandramouli, a 2-judge bench, Justice Chandramouli Kumar Prasad and Justice Pinaki Chandra Ghosh. The judgment basically talked about immediate arrest which is being done in the cases of cruelty under 498A of IPC or under Dowry Prohibition Act or such particular offences related to gender, related to women. यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या पुलिस ऑफिसर को ऐसे केसेस में डायरेक्ट अरेस्ट करनी चाहिए, या क्या इन केसेस में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, या फिर अरेस्ट ऑटोमेटिक ही रहनी चाहिए. When can police officer arrest without warrant in offences punishable up to 7 years? अगर offences वैसे हैं जिनमें punishment up to 7 years है तो वहाँ पर क्या direct arrest या automatic arrest, is that a proper way to move ahead? Supreme Court ने यहाँ कहा that arrest should not be automatic
automatic in cases which are punishable with less than 7 years. वैसे offenses जिनकी punishment up to 7 years है वहाँ पर कभी भी arrest automatic नहीं होगी. Only when it appears कि एक prima facie case exist कर रहा है, सिर्फ उसी circumstance में ऐसे cases में ऑटोमेटिक या सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में इस केस में अरेस्ट की जानी चाहिए. ठीक, साथ में ये बोला गया कि अनटिल एंड अनलेस अरेस्ट विल नॉट बी डन अनटिल एंड अनलेस एक नोटिस दे दिया गया है अंडर सेक्शन 41 CRPC एंड रेड विथ 41A ऑफ CRPC विच इज नाउ अंडर सेक्शन 35. सो सेक्शन 35 एंड 41A ऑफ CRPC ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिस सिचुएशन में उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर में बुला के पुलिस स्टेशन में बुला के एग्जामिन किया जा सकता है, तो सेक्शन 41A ऑफ CRPC के अंदर विच इज़ नाउ सेक्शन 35 ऑफ BNSS उसको नोटिस दे के पहले पुलिस स्टेशन में बुला लेना चाहिए इंक्वायरी करने के लिए बिफोर डूइंग हिज अरेस्ट. तो अगर ऑफेंस 7 साल से कम का है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस इशू करी दैट अरेस्ट विल बी एन एक्सेप्शन एंड नॉट अ रूल, और बोला कि ऐसी सिचुएशंस में पहले एक नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को जिसको अरेस्ट करना है या जो भी अक्यूज्ड हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में, उसको पहले नोटिस दिया जाएगा. इफ़ ही डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द नोटिस ओनली देन ही विल बी अरेस्टेड. ओके, the fourth case for today's video is DK Basu versus State of West Bengal. So this case is very relevant with respect to your BNSS and CRPC, but साथ में this is a very landmark judgment related to Article 21 and 22 of Constitution of India also. Article 22 का ही interpretation करते हुए custodial violence, custodial deaths के ऊपर एक public इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई थी, और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस AS आनंद एंड कुलदीप सिंह ने पूरी फुल फ्लेजेड गाइडलाइंस इशू करी थी बाय इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 22. राइट, इन गाइडलाइंस के बेसिस पर ही बाद में CRPC में आपका 2005 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्शन नंबर 50A इंट्रोड्यूस किया गया. इन गाइडलाइंस में ये बोला गया और एंड साथ में सेक्शन नंबर 41A to 41D भी इंट्रोड्यूस किया गया. दीज प्रोविजंस आर नाउ राइट नाउ ऑल्सो रिटेन्ड इन BNSS में अभी भी ये प्रोविजंस हैं विद डिफरेंट सेक्शन नंबर्स विच इज़ फ्रॉम 35 to 38. राइट, क्या गाइडलाइंस इशू करी गई थी? बहुत बड़ी गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि अगर कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो उस पर्सन ने अपने नाम का बैज, क्लियर आइडेंटिफिकेशन पहना होना चाहिए. अरेस्ट के जो भी ग्राउंड्स हैं वो फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को जो भी हैं उनको इन्फॉर्म किए जाएंगे. अगर अरेस्टेड पर्सन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है तो उसको राइट्स ऑफ बेल बताई जाएंगी. नॉन बेलेबल ऑफेंस में हुआ है तो उसको कहाँ पर अरेस्ट करके रखा जा रहा है उसके डिटेल्स बताए जाएंगे. मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर कराया जाएगा, एक स्टेशन डायरी होगी उसमें अरेस्टेड पर्सन्स के नामों की एंट्री की जाएगी. राइट टू लॉयर, राइट टू हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ये अक्यूज पर्सन के पास होगा. उसको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स लेके जाया जाएगा. ये सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आई थी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स. राइट, अगर अभी तक हमने जितने भी केसेस करे हैं तुमको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो. Moving to the last case for today, which is Hardeep Singh versus State of Punjab. Hardeep Singh versus State of Punjab, and there is one more case which is Sukhpal Singh Khera. Right, so Sukhpal Singh Khera and Hardeep Singh versus State of Punjab. These are both Sukhpal Singh Khera. These both are very landmark judgments related to section 319 of CRPC, which is now under section 223 of BNSS. ठीक है, दोनों ही जजमेंट्स बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट की टू समन एडिशनल अक्यूज या एडिशनल अक्यूज के अगेंस्ट वारंट कोर्ट कब इशू कर सकता है उसके बारे में ये दोनों जजमेंट्स बात करते हैं. ठीक है, जजमेंट वाज गिवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ P. Satyasivam, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम.
Justice B.N. Chauhan, Justice R.P. Desai, Ranjan Gogoi, and Justice S.A. बोबडे, राइट. क्वेश्चन यहाँ पे वही था जो मैंने आपको बताया कि क्या कौन सी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पर, तो एट विच स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल, व्हेन एंड टू विच पर्सन, किस पर्सन को एडिशनल समन्स इशू करके अक्यूज की तरह प्रोसीडिंग्स में ऐड किया जा सकता है, कौन सी स्टेज पर ऐड किया जा सकता है, किस समय ऐड किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में. हु कैन बी समन, किसको समन कर सकते हैं, कौन सी स्टेज पे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड, किस बेसिस पे कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी गाइडलाइंस इस केस में दी गई थी. These guidelines were also expanded in the case of Sukhpal Singh Khera. तो यहाँ पे बोला गया that wide power to summon a person as accused if strong and cogent evidence emerges applies even to those not named in FIR, but not charge sheeted or even discharged. The standard is higher than prima facie but below beyond reasonable doubt akin to the framing of charge थ्रेशोल्ड. क्या बोला गया, सबसे पहली चीज़ ये बोली गई कि ये जो सामन है ये किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, इसका नाम एफआईआर में हो या ना हो, इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया गया हो या ना किया गया हो. अगर ये पहले डिस्चार्ज हो चुका है और बाद में कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को को अक्यूज बनाने की या एडिशनल अक्यूज बनाने की ज़रूरत है, तो कोर्ट उसके डिस्चार्ज को सेट असाइड करके उस पर्सन को भी अक्यूज बना सकता है. ठीक, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ चाहिए, क्या सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना होना चाहिए किसी को अक्यूज को ऐड करने के लिए, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो हमारे लिए कॉन्विक्शन का ग्राउंड होता है, राइट. बट उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जितना एक पुलिस ऑफिसर के पास होता है जब वो किसी पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, और उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो किसी जज के पास होता है जब वो किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज फ्रेमिंग करता है. तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड बी दैट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, राइट. तो फाइनली इस केस में ये बोला गया दैट सेक्शन 319 विच इज़ नाउ 223 ऑफ BNSS इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द कोर्ट, बट इट शुड बी यूज्ड रेयरली, स्पैरिंगली या रेयर सर्कमस्टांसेस में ये पावर का यूज़ किया जाना चाहिए. बट द कोर्ट हैज़ द पावर टू यूज़ दिस टू आइडेंटिफाई रियल कल्प्रिट्स. अगर कभी भी ट्रायल के टाइम पे एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल बिफोर जजमेंट, जजमेंट पास होने से पहले कभी भी, बिफोर जजमेंट पास होने से पहले कभी भी अगर लगता है कोर्ट को कि किसी दूसरे पर्सन को भी अक्यूज की तरह ऐड करना चाहिए, देन कोर्ट हैज़ फुल पावर टू ऐड दैट एडिशनल पर्सन एज अ अक्यूज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. Right, I hope these judgments are clear to you. I hope that you will try to understand that how important these judgments are you. I promise you that we'll keep on bringing more such videos for you, more landmark judgments से related videos. तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी ऐसे वीडियोस आएँ. ऑल्सो हमारा क्रैश कोर्स इस साल का स्टार्ट हो चुका है फॉर क्लैट PG. 11th अगस्त से हमारा फर्स्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है. And we have, like, of course, I think you must know that we have good results, good faculties, everything is good. अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज में CLAT LLM पर जा सकते हो और यहाँ हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो. So this is the crash course. We have two kinds of crash courses and two kinds of courses. So we have English only also for people who are from South and do not understand Hindi very well. And then we have a regular batch जिसमें English Hindi mixed classes चलती हैं. ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. you'll get study material, you will get mock tests, live videos, recorded videos and everything in this course, right. We also have a test series, तो test series को देखना चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. All right guys, this was it from my side for today. I hope ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो. अगर तुम चाहते हो कि ऐसे लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस हम लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर हमें लगेगा कि हाँ तुम सच में इंटरेस्टेड हो देन विल कंटिन्यू दिस सीरीज. These are our social media handles, the Telegram channel, Instagram and YouTube. Like, share, subscribe. This is the website. This is the email address, and 6363286363, that's the calling number. In case you are interested in any of our courses, you can give us a call over here. All right guys, take care of yourselves. Bye bye.